हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। सो आज के अपने इस वीडियो में वी विल लर्न कि हम साइट सर्वे, सोलर का साइट सर्वे किस तरीके से करते हैं। सो वन ऑफ माय व्यूअर हैज़ कमेंटेड कि सर साइट सर्वे पे कोई वीडियो बनाया जाए। सो आई डिसाइडेड टू मेक वन वीडियो ऑन दैट। तो आज के अपने इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सोलर का जब भी हम साइट सर्वे करने जाते हैं तो हमें कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि सोलर में जो पैरामीटर्स हम कलेक्ट करके लाते हैं उसके बेसिस पे हमारे डिज़ाइन इंजीनियर्स क्या करते हैं, डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। सो डिज़ाइन हमारा इतना इफिशियंट होना चाहिए कि हम प्लांट से होने वाले जनरेशन, जैसे कई बार क्या होता है कि जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट को बिड कर रहे होते हैं तो देयर इज़ अ कॉमन क्वेश्चन, लोग पूछते हैं कि आपके पास आपके इस प्रोजेक्ट से कितना जनरेशन मिलेगा। सो जनरेशन तभी हम डिफाइन कर सकते हैं अगर हमारा साइट सर्वे प्रॉपरली हो। क्यों कहते हैं साइट सर्वे प्रॉपरली हो? क्योंकि देखिए साइट सर्वे अगर प्रॉपर नहीं होगा तो मे भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसी जगह पे पैनल्स लगा दो जहाँ पे आपका शैडो आ रहा हो, या मे भी ये हो सकता है कि आपने केबल का जो वोल्टेज ड्रॉप या जो भी लॉसेस आपने केबल्स के अंदर कैलकुलेट किए थे वो हो सकते थे आपने कम कैलकुलेट किया हो। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको साइट सर्वे के टाइम पे जो भी डेटा कलेक्ट करना है बहुत प्रिसाइज डेटा होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आपका डिज़ाइन इंजीनियर अच्छे से डिज़ाइन कर पाए और जो भी आप कमिट करें अपने कस्टमर्स को वो आप उसके बेसिस पे अच्छे से कर पाए। सो कम टू द वीडियो। वीडियो में सीखते हैं कि कैसे हमें साइट सर्वे करना चाहिए। सो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। सो देखिए, सोलर इंस्टॉलेशन का जब हम साइट सर्वे करते हैं तो क्या होता है कि हमें बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स देखने होते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि सोलर हमको कहाँ पे लगाना चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं लगाना चाहिए। तो ये चीजें हमें कैसे पता लगेंगी, और साइट सर्वे करने होगा, अगर कोई इंजीनियर को साइट सर्वे करने के लिए भेजा जाता है तो उसको ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो देखने चाहिए, वो सब कुछ आज हम इस साइट सर्वे चेकलिस्ट में चेक करने वाले हैं, या साइट सर्वे चेकलिस्ट में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए समझ लेते हैं कि सोलर का जो इंस्टॉलेशन होता है वो ग्राउंड माउंटेड भी होता है, रूफटॉप भी होता है, टीन शीट पे भी होता है। कुछ पैरामीटर्स हैं, वो सारे के सारे पैरामीटर्स हम कलेक्ट करके लाएंगे। फिर क्या होता है कि डिजाइन टीम उससे डिसाइड करती है कि हम किस एरिया में सोलर पैनल लगा सकते हैं और किस एरिया में नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है कि गूगल मैप एरिया जो है हमें मार्क करना होता है। तो हमें जिस भी लोकेशन पे साइट सर्वे करना होता है हम क्या करते हैं, वहां पे जाके ये देखते हैं कि हमें उस एरिया का लोकेशन क्या है। तो हम लोकेशन को क्या करते हैं, गूगल में मैप कर लेते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, मार्क ऑल इक्विपमेंट्स एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड। अगर कई बार क्या होता है कि कोई भी साइट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो जिस टाइम पे हम जा रहे होते हैं साइट पे, हो सकता है उस टाइम पे बहुत सारी चीजें उस पे इस तरीके से प्लान ना हो सकता है फ्यूचर में भी कुछ वहाँ पे प्लानिंग हो कि मैं यहाँ पे रूफ पे मेरा माउंटी आएगा, या मे बी यहाँ पे मैं गार्डन बनाऊंगा। तो इस तरीके से अगर कोई फ्यूचर में भी कोई प्लानिंग है कस्टमर की तो हमको वो भी मार्क करना है, और गूगल अर्थ पे उसका एक पिक्चर जो है उसको मार्क करके हमको लेके आना है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि अब हमें एरिया ऑन गूगल मैप विद ऑल प्रोस्पेक्टिव्स लेना है कि शेडो तो नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से। सो हम क्या करेंगे, साउथ ईस्ट का पिक्चर क्लिक करेंगे, साउथ वेस्ट का पिक्चर क्लिक करेंगे, साउथ डायरेक्शन का पिक्चर क्लिक करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन का पिक्चर क्लिक करेंगे। ऐसे क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सारे पिक्चर्स क्लिक करेंगे, सो दैट कि जब हम अपने उन पिक्चर्स को डिजाइन टीम को दें तो वो इजिली अंडरस्टैंड कर पाए कि हमारे साइट पे जहाँ पे हमें सोलर लगाना है वहां पे किसी भी तरीके से कोई किसी ऑब्जेक्ट की वजह से शैडो तो नहीं आ रहा। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया मैंने कि हमें जहाँ पे भी सोलर लगाना होता है हम गूगल मैप की लोकेशन वहां से लेके आते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम फोटोग्राफ्स लेके आते हैं, सो दैट कि डिजाइन इंजीनियर ये चीज आराम से समझ सके कि हमको जिस लोकेशन पे सोलर लगाना है वहां पे हम किस तरीके से सोलर की पोजिशनिंग कर सकते हैं, कोई शैडो तो नहीं है किसी ऑब्जेक्ट का, और इन फ्यूचर कोई प्लानिंग तो नहीं है कस्टमर का उस रूफ पे या उस एरिया में जहाँ पे हम सोलर लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद आता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग शेडिंग ऑन सोलर मॉड्यूल्स, यानी कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे शेडो क्रिएट करते हैं हमारे सोलर मॉड्यूल्स पे। तो वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, या तो कोई पेड़ हो सकता है, ट्री हो सकता है, या एडजेसेंट कोई बिल्डिंग हो सकती है पास में, टेलीकॉम के टावर्स हो सकते हैं, या मैं बोलूँ तो ओवरहेड लाइन्स हो सकती हैं, पैरापेट वॉल हो सकता है, टैंक हो सकता है। इस तरीके से कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि हमारे सिस्टम में क्या करते हैं, शैडो क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, देखिए अगर आप सबसे पहले वाले पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो हमने क्या लिखा हुआ है कि ट्री। ट्री में क्या होता है कि हमें ट्री का हाइट पता करना है। अब किसी भी ट्री का हाइट तो आप पता नहीं कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं कि एक पिक्चर क्लिक करते हैं ट्री के सामने किसी को भी खड़ा करके। वो क्यों करते हैं, क्यों कि हमें उस पर्टिकुलर पर्सन की हाइट पता होती है, और उस पर्सन की हाइट हमारे लिए एक रेफरेंस होगा, और उस रेफरेंस के बेसिस पे हम किसी भी पेड़ की या किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को निकाला जा सकता है। अगर जैसे मैं किसी बिल्डिंग की बात करता हूँ तो बिल्डिंग के नीचे हमने किसी को खड़ा कर दिया और दूर से एक फोटो क्लिक कर ली जिसमें कि एंटायर बिल्डिंग आ गई, तो हम क्या करेंगे, उस बिल्डिंग का हाइट हमें निकालना है तो क्या होगा
कि उस पर्टिकुलर पर्सन की हाइट से हम उस बिल्डिंग की हाइट को निकाल सकते हैं, उसको एक रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। सेम लाइक अगर कोई टेलीकॉम का टावर है, तो उसमें भी हम सेम इसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट निकाल सकते हैं। सेम लाइक ओवरहेड टैंक्स और ये सारी चीज़ों का हम डेटा कलेक्ट करके लेके आएँगे, अगर हमारी साइट पे कुछ इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है। पैरापेट वॉल है, तो पैरापेट वॉल की हाइट लेके आएँगे, कितनी है पैरापेट वॉल की हाइट? क्योंकि जितना भी हाइट का ऑब्जेक्ट होता है हमारे साइट पे, वो क्या करता है, शैडो क्रिएट करता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये मेरे मॉड्यूल्स पे होगा या नहीं होगा। अगर वो डिपेंड करता है कि प्लेसमेंट कहाँ पे है इसका। बट हमें बीइंग एज़ ए साइट सर्वे इंजीनियर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सारा डेटा कलेक्ट करके लाके हमें डिज़ाइन टीम को सबमिट करना पड़ेगा, सो दैट कि वो डिज़ाइनिंग में हर चीज़ को देख सकें अच्छे से। ना उसके बाद आता है कि मॉड्यूल क्लीनिंग। देखिए, सोलर प्लांट लगाना ही सब कुछ नहीं है। सोलर प्लांट को मेंटेन करने के लिए भी हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी होंगी कि जब सोलर प्लांट कोई लग जाता है तो उसकी मेंटेनेंस हम कैसे कर सकते हैं। सो फोर्थ पॉइंट आता है मेरा मॉड्यूल क्लीनिंग। अब मॉड्यूल क्लीनिंग के लिए क्या होगा कि आपको ये देखना है कि हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या है। वाटर हमारे पास किस तरीके से अवेलेबल है वहाँ पे। सो इसमें आता है कि म्युनिसिपैलिटी, ग्राउंड, वाटर टैंक्स। तो हमारे पास किस तरीके से हमें ग्राउंड की अवेलेबिलिटी हो सकती है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, कि आपको वाटर टैंक मिलेगा या ग्राउंड से आपको वाटर लेना है, किस तरीके से आपका वाटर वहाँ पे अवेलेबल हो पाएगा फॉर द मॉड्यूल क्लीनिंग, वो आपको अरेंजमेंट देखना है। उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि वाटर का क्वालिटी कितना अच्छा है, लाइक हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, टीडीएस लेवल कितना है, वो सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी है। क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है वो क्या करता है, हमारे पैनल्स के लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है। तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करके लानी है। स्टोरेज ऑफ वाटर में क्या होगा कि हमारा अंडरग्राउंड टैंक है या ओवरहेड टैंक है, ये सारी पैरामीटर्स हमें देखने होते हैं। उसके बाद हमें ये भी देखना होगा कि वाटर पॉइंट जो है, यानी कि जहाँ से हमको पानी मिलेगा वो मेरे नियरेस्ट कहाँ पे है। मेरे मॉड्यूल को क्या वहाँ से क्लीन करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता है, या उस पाइपलाइन से मुझे कोई अलग से कोई पाइप बिछानी पड़ेगी अपने सोलर पावर प्लांट को क्लीन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखना पड़ता है। उसके बाद एक पॉइंट ये भी आता है कि प्रेशर ऑफ वाटर। एक कई बारी क्या होता है कि वाटर तो है, बट पानी का इतना प्रेशर नहीं है कि जिससे आप इज़िली मॉड्यूल को क्लीन कर सको। तो हमें ये भी देखना होता है कि वाटर का प्रेशर कितना है, तो वो प्रेशर भी हमें लेके आना होता है, कि एस्टिमेटेड वैल्यू लेके आनी होती है, कि प्रेशर हमें कितना मिल जाएगा। उसके बाद वाटर पाइपलाइन, कि हमें एक्जिस्टिंग जो पाइपलाइन है वाटर की, वो हमारे लिए सफिशिएंट है या हमें कोई नई वहाँ पे पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी पानी के लिए। तो ये सारे पैरामीटर्स हमें क्लीनिंग पर्सपेक्टिव से देखने होते हैं, और इन सारे डेटा को हमें कलेक्ट करके अपने इंजीनियर को, हमारे डिज़ाइन इंजीनियर को सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद आता है अंडरलेइंग स्ट्रक्चर्स। अंडरलेइंग स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि हम जिस भी बिल्डिंग पे हम अपना रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, तो उस बिल्डिंग का हमको ये भी देखना होगा कि हम जहाँ पे सोलर लगाने जा रहे हैं, वो बिल्डिंग उतना कैपेबल है लोड बियर करने के लिए कि नहीं है। सो हम उसमें क्या-क्या पैरामीटर्स देखेंगे कि एज ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग हमारी कितनी पुरानी है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर जो वहाँ पे है, जिस स्ट्रक्चर पे वो पूरी बिल्डिंग खड़ी है, उसका स्ट्रेंथ कैसा है? गुड है, अगली है, बैड है, कैसा है? तो इसको हम अपने हिसाब से जज करके आएँगे कि हमारा वो स्ट्रक्चर जो है, उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है, वो ले पाएगा लोड कि नहीं ले पाएगा, वो सारी चीज़ें हम करके लाएँगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ड्राइंग अगर हमको मिल जाता है, स्टैट एनालिसिस मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा है। सो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम जहाँ पे भी सोलर लगाना चाह रहे हैं, वहाँ का हमको ऑटोकैड ड्राइंग मिल जाए, क्योंकि ऑटोकैड ड्राइंग जो होता है, वो प्रिसाइज़ली काफ़ी करेक्ट होता है। सो ऐसी कहीं पे भी कंडीशन आती है, तो आप पहली कोशिश ये रखिए कि आपको ऑटोकैड ड्राइंग मिल जाए। अगर ऑटोकैड ड्राइंग मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे, उसमें मॉड्यूल का जो प्लेसमेंट करेंगे या हम उसके स्ट्रेंथ का जो एनालिसिस करेंगे, वो ईज़िली कर सकते हैं। सो इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि हमको जो सोलर हमने प्रपोज़ करा हुआ है, या जो भी सोलर हम लगाना चाह रहे हैं, वो हम आराम से लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि आरसीसी रूफ। सो आरसीसी रूफ में क्या होता है कि क्रॉस सेक्शंस जो भी होते हैं, रूफ के स्लैब्स जो होते हैं, उनको हम देखते हैं। हम ये देखते हैं कि रूफ पे जो मटेरियल लगा हुआ है वो किस तरीके का है, वाटरप्रूफिंग है, ब्रिक है, कंक्रीट है, ये क्या है? तो आरसीसी हमारा किस तरीके का है वो भी देखते हैं। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर अगर हमने प्रपोज़ किया हुआ है, तो जो भी हमारा कॉलम होगा हम क्या करेंगे, वेट उस कॉलम पे ही डाल सकते हैं। सो हमें वो कॉलम सारे के सारे मार्क करने होंगे, ताकि डिज़ाइन इंजीनियर हमारे को उस कॉलम का यूटिलाइज़ करते हुए वहाँ पे वो सुपर स्ट्रक्चर बनाएगा। तो हमें जो भी कॉलम्स हमारे हैं बिल्डिंग के, वो हमें मार्क करने पड़ते हैं। तो जब भी रूफटॉप का आप अगर कोई भी साइट सर्वे कर रहे हैं, तो इट इज़ मैंडेटरी कि आपको जो भी उस रूफ के अंदर कॉलम है, उनका आपको पोज़ीशन पता होना चाहिए। उस कॉलम की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि आप कितना उस पे लोड डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई रूफटॉप के लिए।
उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से हमारे साइट पे कोई शैडो क्रिएट हो रहा है, तो क्या उसको हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं। तो ये चीजें अभी हमें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है देखिए टीन सेट। तो टीन सेट में हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये देखना होता है कि हमारे टीन सेट के नीचे जो पर्लिन्स है उसका स्ट्रेंथ कितना है, पर्लिन एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, हम वहां पे इंस्टॉलेशन किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारे पैरामीटर्स हमको इकट्ठे करने पड़ते हैं। हमें ये भी देखना होता है कि जो बिल्डिंग है उस पे टीन सेट कितना पुराना है, क्या वो उस लोड को बियर कर पाएगा हमारे सोलर पैनल्स के या नहीं कर पाएगा, वो सारे पैरामीटर्स हमको चेक करने होते हैं। उसके बाद जब भी हम टीन सेट पे इंस्टॉलेशन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो क्रिस्ट की वैल्यू है, अगर आप इस फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो हमें ये वाला पैरामीटर जो है वो वहां से पूरा कलेक्ट करके लाना होता है। सो दैट कि कल को अगर हम मोनोरेल लगा के कोई भी इंस्टॉलेशन करते हैं, सो मोनोरेल का जो लेंथ होगा वो डिपेंड करेगा इसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। सो हमें ये डिस्टेंस पूरा का पूरा हमें कलेक्ट करके लाना होता है। उसके बाद हम पर्लिन्स का भी लेंथ हम डिसाइड करके लाते हैं, उनका डिस्टेंस एक दूसरे से कितना है वो भी हम काउंट करके आते हैं। सो दैट कि जब हम सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, सम केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पर्लिन्स पे लोड आना चाहिए, हमारे स्ट्रक्चर को हमारे पर्लिन से आप कनेक्ट कर दो। तो आपको वो पोजीशन पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से सोलर स्ट्रक्चर्स को पर्लिन के साथ अटैच कर सकते हो। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको वहां से टीन सेट का भी कलेक्ट करना होगा अगर आपका टीन सेट का इंस्टॉलेशन है वहां पे। उसके बाद बात आता है रूफ। तो रूफ का टाइप क्या है, रूफ अवेलेबिलिटी कितना है सोलर इंस्टॉलेशन के लिए, जितने भी रूफ हमको दिखेंगे वहां पे उन सबका डायमेंशन लेना है हमको, हर एक रूफ का एंगल कितना है वो लेना है कि स्लोप कितना है। उसके बाद ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि साउथ से कितना हमारा डेविएशन है वो भी हमें कलेक्ट करना होता है। सो दैट कि जब हम पीवी सिस्ट की रिपोर्ट सिमुलेट करेंगे तो क्या होगा कि हमको ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर स्लोप पे इस एजिमुथ पे मेरा कितना जनरेशन आएगा। सो इसके लिए हमें क्या होगा कि ओरिएंटेशन भी हमारे रूफ का हमको पता होना चाहिए। उसके बाद जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सबका ड्राइंग हम क्या करेंगे, पेन पेपर से ड्रॉ करके लाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्केच ड्राइंग फॉर ऑल द रूफ्स, जितने भी हमारे रूफ है उन सब के लिए हम क्या करेंगे, पेन पेपर से स्केच कर लेंगे ड्राइंग। जो भी चीजें मैंडेटरी है वो डेटा हम वहां से कलेक्ट करके लाएंगे। पूरा हम गूगल मैप का हमारे पास ऑलरेडी लोकेशन है जो हम वर्किंग करके लाएंगे, उससे उसको मैच करेंगे सो दैट कि एरर के चांसेस जो है वो मिनिमाइज किए जा सके। उसके बाद बात आती है फोटोग्राफ्स की। तो फोटोग्राफ्स की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूल माउंटिंग जो एरिया है उसका हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट पूरी तरीके से हम क्या करेंगे फोटोग्राफ्स लेंगे। जितनी ज्यादा हम फोटोग्राफ्स कलेक्ट करके लाएंगे साइट से उतना ज्यादा इजी होता है हमारे डिजाइन टीम को उस पर्टिकुलर साइट को समझने के लिए। उसके बाद फोटोग्राफ्स में हमें पैरापिट वॉल का भी फोटोग्राफ चाहिए होता है कि पैरापिट वॉल कितना हाइट पे है, कितना उसका विड्थ है, ताकि हम उसका शैडो निकाल सकें। कोई भी रूफ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, तो हम क्या करेंगे उसका भी फोटोग्राफ क्लिक करेंगे सो दैट कि उस ऑब्स्ट्रक्शंस के हिसाब से हमारा कितना शैडो आएगा उस रूफ पे वो हम उसको कैलकुलेट कर सके। तो उसकी फोटो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद डीसी कंड्यूट रूटिंग टिल इन्वर्टर, इसका भी हमें फोटो लेना है कि हमको किस रूट से लेके जाना है डीसी केबल का कंड्यूट। वो क्या करेंगे उसका फोटोग्राफ उसका वीडियो हम इसलिए कलेक्ट करेंगे सो दैट कि हम उसमें हम डीसी की केबल को कैलकुलेट कर सकें। तो इसके लिए हमें डीसी कंड्यूट रूट टिल इन्वर्टर तक हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके बाद आता है एसी केबल रूट टिल इंटरकनेक्शन पॉइंट। इसका मतलब होता है कि जब हम डीसी को इन्वर्टर तक लेके आएंगे, अब इन्वर्टर से मेरा क्या निकलेगा, एसी केबल निकलेगा। अब एसी केबल हमारा कहाँ पे जाएगा, इंटरकनेक्शन पॉइंट पे जाएगा या हम कह सकते हैं एलटी पैनल पे जाएगा। तो इसका भी रूट हम क्या करेंगे, उसका एक वीडियो बनाएंगे कि केबल यहाँ से निकल के यहाँ तक जा रही है। उस वीडियो को हम सबमिट करेंगे अपनी डिजाइन टीम को सो दैट कि वहां से वो लेआउट करके एसी केबल का लेंथ निकाल सके सो दैट कि जब हम प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग करेंगे तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट में लगने वाले एसी केबल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये देखिए जो भी लोकेशन या जो भी रूटिंग हम डिसाइड करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम हमेशा क्लाइंट से अप्रूवल लेंगे, क्लाइंट के साइन लेंगे सो दैट कि इन फ्यूचर अगर वो लोकेशन को चेंज करते हैं और उसकी वजह से अगर आपका वायर का साइज चेंज होता है या वायर का लेंथ चेंज होता है, सो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पैसा जो आपका लग रहा है वो आप कस्टमर से कह के ले सकते हैं, रिम्बर्समेंट ले सकते हैं उस पैसे का। इसलिए जब भी हम किसी भी लोकेशन पे बात करते हैं तो हमें क्या होता है, मस्ट होता है कि हम कस्टमर के सिग्नेचर ले लें वहाँ पे, कस्टमर से अप्रूवल ले लें कि जो आपने बोला है वो इस तरीके से रूटिंग ली हुई है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना वर्किंग करके चल रहे हैं। सो ये चीज हमें करनी होती है। लोकेशन ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम हमें कहाँ पे लगाना है, वाटर टैंक कहाँ पे है,
अर्थिंग पिट्स अगर है तो वो कहाँ पे हमें करनी है, उसका लोकेशन भी हमें लेना है। लाइटनिंग अरेस्टर का लेना है। इंटरकनेक्शन पॉइंट का एक फोटोग्राफ लेना है कि जहाँ पे इंटरकनेक्ट हो रहा है वहां पे क्या है, हमारा स्पेयर फीडर है कि नहीं है। अगर स्पेयर फीडर नहीं है तो हम उस पे कैसे सोलर कनेक्ट करेंगे, क्या प्रोविजन है, कोई पॉइंट हमारे पास है क्या सोलर कनेक्ट करने के लिए। ये सारी चीजें हमें देखनी होती है और उस इंटरकनेक्शन का हमें क्या करना पड़ता है, एक फोटोग्राफ क्लिक करके लेके आना पड़ता है, सो दैट कि हम इसको बाद में भी एनालिसिस कर सके कि हम अपने सोलर का आउटपुट यहाँ पे टैप कर रहे हैं और इस तरीके से मेरा सोलर जो है वो वर्क करने वाला है। उसके बाद आता है कि डीजी सेट। डीजी सेट का साइट पे होना कई बारी कॉमन होता है, बहुत बड़ी बड़ी साइटों पे हमें डीजी सेट देखने को मिलता है। तो डीजी सेट अगर है तो कितना केवीए का है, कौन सा डीजी सेट है, किस बिल्डिंग से कनेक्टेड है, किस मीटर से कनेक्टेड है, ये सारी चीजें हमें क्या करना पड़ता है, चेक करके लाना पड़ता है। डीजी सेट के पूरे पैरामीटर्स लेके आने पड़ते हैं, कौन सी कंपनी का है, कितने केवीए का है, सो दैट कि अगर कभी भी इन फ्यूचर सोलर और डीजी का सिंक्रोनाइजेशन करना पड़े तो हम इजिली उसको डीजी सिंक्रोनाइज कर पाए। इस पर्पज से हम क्या करते हैं, डीजी का फोटोग्राफ्स और डीजी का टेक्निकल पैरामीटर हम लेके आते हैं। उसके बाद बात आता है वीडियो। सो वीडियो एंड ऑडियो जो होता है वो पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ हम एक्सप्लेन करते हैं कि हम जैसे कोई भी वीडियो बना रहे हैं तो हम उसमें प्रॉपरली दिखाएंगे कि दिस इज माय साउथ डायरेक्शन, दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट विल क्रिएट अ शैडो, this is the route of my DC cable, this is the route of my AC cable, this area we will use for this earthing pit। तो इस तरीके से बोलते हुए एक ऑडियो और एक वीडियो हम बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के साइट सर्वे में, सो दैट कि उस टाइम पे हम क्या कर सकें, उसको समझने के लिए जब हम वो वीडियो प्ले करते हैं तो इजीली हम समझ सकते हैं कि हमने कौन सा पॉइंट या कौन सा पर्टिकुलर लोकेशन किस काम के लिए शाइन हुआ था। हो सकता है कई बार, देखिए ऐसा क्यों हम करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आज हमने साइट सर्वे किया, हो सकता है आज से 6 महीने बाद मुझे जरूरत पड़े, या मे भी हो सकता है वो प्रोजेक्ट मुझे 6 या 8 महीने बाद मिले। तो साइट सर्वे इतना क्लियर होना चाहिए कि आप 8 महीने बाद भी अगर उस प्रोजेक्ट के बारे ऊपर काम करना है तो आप इजिली सारी चीजें समझ सकते हो। तो इस तरीके से हमको ये प्लानिंग करनी है, वीडियोग्राफी करनी है, फोटो क्लिक करनी है, डेटा इस हिसाब से कलेक्ट करने हैं ताकि हमें जब भी जरूरत पड़े उस डेटा को ओपन करके हम उस पूरे पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कर सकें, पूरे प्रोजेक्ट पे डिजाइन कर सकें, पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग को दे सकें। तो इस तरीके से हमारा पर्पज होना चाहिए साइट सर्वे करने का। हाँ, उसके बाद आता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो हम पूछेंगे उससे कि कौन सा यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है, कौन सी कनेक्टिविटी है, आईपी एड्रेसेस क्या है, इंटरनेट कोड क्या है, वाईफाई वो देंगे या हमको लैंड केबल देंगे, वहां पे कोई एंटीना की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, कनेक्टिविटी कैसी है, 2G है, 3G है, 4G है। तो हमें ये इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जितने भी इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल है वो सारे के सारे क्या करते हैं, ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रोवाइड करते हैं। और ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रोवाइड करने वाले सारे इन्वर्टर्स को इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। सो इंटरनेट हमारे लिए आज एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी चेक करनी होती है साइट पे, सो दैट कि हम अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर पाए। उसके बाद देखिए नौवां पॉइंट लिखा हुआ है कि लोकेशन ऑफ की कंपोनेंट्स, लाइक कि इसमें लिखा लिखा हुआ है कि बोथ मस्ट बी अप्रूव्ड बाय क्लाइंट विद सपोर्टिंग पिक्चर्स। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको इन्वर्टर की लोकेशन फाइनल कर रहे हैं तो आप उस एरिया का फोटो खींचिए, वहां पे इन्वर्टर का पॉइंट लिखिए और वो क्लाइंट से भी साइन कराइए। कोई आप एसीडीबी का पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको फोटो क्लिक करना है और क्लाइंट से अप्रूव कराना है। यानी कि जब आपको इंस्टॉलेशन का टाइम है तो वो लोकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपने जो भी डिजाइनिंग की है, आपने जो भी कॉस्टिंग ली हुई है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन के अकॉर्डिंग ली है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि कई बार क्या होता है कि साइट सर्वे में लोग बोल देते हैं कि हाँ आप यहाँ पे अपना इन्वर्टर लगा सकते हैं, कोई बोलता है आप यहाँ पे हमारा एसी पैनल लगा सकते हैं, बट जब हमारा एक्चुअल में जब हम वहाँ पे लगाने जाते हैं तो वो मना कर देते हैं कि नहीं यहाँ पे प्रपोज्ड नहीं है। तो होता क्या है कि हमने जो भी कॉस्टिंग ली हुई है, हमने जो केबल कैलकुलेशन की हुई है, वो सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम उसमें क्या करेंगे, फोटोग्राफ्स लेंगे और कस्टमर्स के सिग्नेचर भी लेंगे, सो दैट कि हमें बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर उसके बाद आता है 9.1 में, जो मैंने आपको बताया कि पिक्चर्स लेनी है तो किसकी लेनी होती है, हमें इन्वर्टर की लोकेशन लेनी होती है, स्ट्रिंग मॉनिटरिंग यूनिट की हमें लोकेशन हमें पता करनी होगी, एनर्जी मीटर कहाँ पे लगेगा उसके फोटोग्राफ्स लेने हैं, लोकेशन 1 2 करके, और हमें शाइन करवाना है। रिमोट मॉनिटरिंग यूनिट हो गया, सीसीटीवी, डीसी केबल रूटिंग, एसीडीबी, एसी केबल रूटिंग, यानी कि जो भी चीजें हमें करनी होती है प्रैक्टिकली साइट पे, उन सबका हमको क्या करना है, फोटोग्राफ्स लेना है, कस्टमर से अप्रूव कराना है, सिग्नेचर लेना है, ताकि हमको बाद में कॉस्टिंग के टाइम पे और इंस्टॉलेशन के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरकनेक्शन पॉइंट। इंटरकनेक्शन पॉइंट पे हमको ये देखना है कि हमारा जो लोकेशन ऑफ मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है वो कहाँ पे है,
कहाँ पे हमको अपना पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमको ये भी देखना है कि जो डीजल जनरेटर है उससे पहले हमको सोलर लगाना पड़ेगा। अगर हम डीजी सिंक नहीं कर रहे हैं तो उस केस में हमको ये भी देखना है कि डीजी सिंक नहीं कर रहे हैं तो वहां पे क्या है कि डीजल जनरेटर अगर कोई है तो उसका पॉइंट कहाँ पे वो टैप है, रेटिंग ऑफ एमसीबी कितना है, अगर हमें कोई स्पेयर फीडर मिल रहा है उसके हिसाब से हमें वो निकालना है, उसका फॉल्ट रेटिंग क्या है। सोलर हम जहाँ पे लगा रहे हैं वो हमको देखना है कि हमें कितना एम्पियर का स्पेयर फीडर चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, करेंट रेटिंग एंड फॉल्ट रेटिंग ऑफ स्पेयर एमसीबी, यानी कि जो हमें सोलर के लिए दिया जा रहा है वो हमको ये देखना है कि हमारे सोलर के हिसाब से है कि नहीं है। इफ स्पेयर एमसीबी इज नॉट अवेलेबल देन कैसे हम उसको करेंगे, देन डू वी हैव एम्प्टी स्पेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू एमसीबी। यानी कि हमें ये डेटा कलेक्ट करना है कि अगर कहीं कहीं पे साइट पे क्या होता है कि एमसीबी नहीं है बट वहाँ पे स्लॉट है मेरे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, नया एमसीबी लगा सकते हैं। ये सारी चीजें भी हमें देखनी है कि हमको सोलर को जब टैप करना है तो हम कैसे करेंगे। उसके बाद बात आता है स्टोरेज एरिया ऑफ गुड्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ मैं कि जब हम कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो क्या होता है कि प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना होता है और एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना होता है। तो अभी तक जितनी बात कर रहे थे वो सारी चीजें हम प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। अब हम एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू पे भी जाएंगे तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो भी प्रोजेक्ट हम लगाने जा रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट हम अभी ऑर्डर के लिए फाइनल करने जा रहे हैं, उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि स्टोरेज का हमारा गुड्स का क्या होगा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। अगर जब हमें वो ऑर्डर मिल जाता है तो अगर हमें जब कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम कहाँ पे अपना मटेरियल रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। अगर कोई स्पेस मिल रहा है तो उसका फोटोग्राफ्स लेना होता है हमको, ये स्पेस हमें उस समय यूटिलाइज करना है, अपना मटेरियल रखना है, वो ओपन एरिया में है, क्लोज्ड एरिया में है, कोई रूम है, क्या है, वो सारे पैरामीटर्स भी हमको कलेक्ट करना होता है। उसके बाद अर्थिंग पिट का लोकेशन लेना होता है, उसको क्लाइंट से अप्रूव कराना होता है कि सर यहाँ पे अर्थिंग हम करके देंगे आपको। लाइटनिंग अरेस्टर का, इन्वर्टर का, इन सब का हमको क्या करना है, लोकेशन हमको फाइंड आउट करना है, इनका रूटिंग फाइंड आउट करना है कि हमें लाइटनिंग अरेस्टर का अर्थिंग किस रूट से लेके जाना है, केबल ट्रे का हमको कैसे करना है, एसीडीबी का हमको कैसे अर्थिंग करना है, किस रूट से करना है, लाइटनिंग अरेस्टर का अर्थिंग हमको किस रूट से करना है। यानी अर्थिंग वाले पॉइंट को भी हमको क्लियर करके चलना है, क्लाइंट अप्रूवल के साथ चलना है कि हमको ये रूट आपने बोला है तो हम इसी रूट से लेके जाएंगे। उसके बाद देखिए ये भी देखते हैं कि कई बार साइट्स पे क्या होता है कि लाइटनिंग अरेस्टर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर कोई इस तरीके से लाइटनिंग अरेस्टर वहां पे लगा हुआ है तो हमको अपना लाइटनिंग अरेस्टर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर नहीं लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, अपना एक्सटर्नल लाइटनिंग अरेस्टर वहां पे लगाएंगे। उसके बाद आता है कि अगर अवेलेबल लाइटनिंग अरेस्टर है तो उसका स्पेसिफिकेशन और फोटोग्राफ्स कैलकुलेट करेंगे। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट से अप्रूवल लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, हाइट लेंगे, सब कुछ लेने के बाद हम क्या करेंगे, उनसे अप्रूवल लेने के बाद हम अपने हिसाब से प्लानिंग करेंगे कि हमको लाइटिंग अरेस्टर किस तरीके से लगाना है। उसके बाद बात आता है नेट मीटरिंग का। तो नेट मीटरिंग में हमको ये देखना है कि जो हमको सिटी लेना है उसका क्लास ऑफ एक्यूरेसी क्या होगा, 0.2 होगा या 0.5 का एक्यूरेसी होगा, 3 फेज 3 वाट सिस्टम होगा या 3 फेज 4 वाट का सिस्टम होगा, वो भी हमें देखना है। एलबीएस अवेलेबल है कि नहीं है, वो सारे पैरामीटर्स मुझे देखने हैं। मीटर का फोटोग्राफ्स लेना है, मॉडल लेना है, एक्यूरेसी लेना है, ये सारी चीजें हमें कलेक्ट करनी है सो दैट कि हम उसमें नेट मीटरिंग आराम से करवा पाए। उसके बाद देखिए बात आता है कि डीजी सेट का। तो डीजी सेट हम क्यों वहाँ पे चेक करते हैं, नंबर ऑफ डीजी हमको चेक करना होता है क्योंकि हम अगर इन फ्यूचर अगर कभी भी सोलर के साथ सिंक्रोनाइज कर रहे हैं तो हमको ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। सो हमें नंबर ऑफ डीजी सेट पता होना चाहिए, मेक एंड मैन्युफैक्चरिंग ईयर पता होना चाहिए डीजी का, रनिंग प्रायोरिटी पता होना चाहिए कि कितना चलता है, नंबर ऑफ कितने डीजी सेट चलते हैं, एक बार में कितने डीजी सेट चलते हैं वो पता होना चाहिए। एग्जिस्टिंग जो सीटी लगा हुआ है हमारे डीजी पैनल में वो हमको पता होना चाहिए। एनर्जी मेरा डीजी कितना कंज्यूम करता है ये सारी चीजें पता करना होना चाहिए। क्या डीजी को हम किसी भी RS485 केबल से कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हमको पता होना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमको क्या वो सिंक्रोनाइज मोड पे हमको करवाना है उस पूरे प्रोजेक्ट को या नहीं करना है, वो भी हमें पता होना चाहिए। और डीजी पैनल का MFM मीटर है कि नहीं है, यानी कि मल्टी फंक्शन मीटर उस डीजी पैनल पे लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, वो हमको पता करना है। ये सारे पैरामीटर इसलिए पता करने होते हैं क्योंकि जब हम किसी भी डीजी को सोलर के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, जितने भी ये पॉइंट है 16.1 से लेके 16.7 तक, ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है उस पर्पज से जब हम कभी भी डीजी को सिंक्रोनाइज करते हैं। अगर हमको डीजी को सिंक्रोनाइज नहीं करना है तो हम कोई भी डीजी का इन्फॉर्मेशन नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आता है एपीएफसी पैनल। एपीएफसी पैनल को बोलते हैं ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल।
ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल अगर हमारे किसी इंडस्ट्री में लगा हुआ है, तो उसका रेटिंग हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे इंडस्ट्री का पावर फैक्टर पुअर होगा, तो क्या होगा, हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं? एपीएफसी पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं। केबीएआर रेटिंग को हम कम और ज़्यादा करके पावर फैक्टर को चेंज किया जा सकता है, तो वो हमको एपीएफसी पैनल का रेटिंग पता होना चाहिए। एपीएफसी पैनल में नंबर ऑफ कैपेसिटर बैंक कितने हैं वो पता होना चाहिए, रेटिंग पता होना चाहिए, रिले पता होना चाहिए, और लास्ट हमने कैपेसिटर कब चेंज किया था, कितने का चेंज किया था, वो भी हमको पता होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जब हम सोलर लगाते हैं, तो क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री का पावर फैक्टर पुअर पावर फैक्टर हो जाता है, तो हम उसको रिप्लेस करके उसको चेंज कर सकें। सो इस पावर फैक्टर के ऊपर मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अगर आप पावर फैक्टर को काफ़ी अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि अदर्स। अदर्स में अगर हम बात करते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि क्लाइंट का इलेक्ट्रिसिटी का अगर बिल है, तो वो हम ले सकते हैं। क्लाइंट का हॉलिडे हम पता कर सकते हैं, कितने दिन छुट्टी रहता है। अगर कोई लेट्स से कि जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस पे कोई सिस्टम लगाने जा रहा है, तो क्या होगा, हॉलिडे के टाइम पे जनरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो हम वो सारी पैरामीटर्स को भी कंसीडर करके चलेंगे। लोड पैरामीटर अगर हम ट्रेस कर पाएंगे किसी इंडस्ट्री में, तो वो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। किस टाइम पे कितना लोड रहता है, उसके बेसिस पे हम सोलर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद सिंगल लाइन डायग्राम अगर हमको इंडस्ट्री का मिल जाता है, तो इट्स वेल एंड गुड कि हमको ये पता चल जाएगा कि हमको कौन सी चीज कहाँ पे प्लेस करनी है। उसके बाद ग्रिड आउटेज पता चल जाए, कितने घंटे मेरा ग्रिड रहता है, नहीं रहता है, क्या प्रॉब्लम आती है। अदर चीजें हमें सारी चीजें कलेक्ट करनी है कि ग्रिड नहीं है तो कितने घंटे नहीं रहता है वर्स्ट कंडीशन में। या हम बात करें कि सिंगल लाइन डायग्राम हमारी फैक्ट्री का कैसा है, कैसे कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन कौन से लोड है, किस टाइम पे कितना लोड चल रहा होता है, ये सब चीजें हमें पता होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं सोलर का। ये चीजें हमें पता करके चलनी है उस इंडस्ट्री के अंदर। 19 पॉइंट आता है डिटेल ऑफ नियरेस्ट हॉस्पिटल। हमें क्या होगा कि नियरेस्ट हॉस्पिटल का भी हमको पता होना चाहिए कि इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है वहाँ पे साइट पे, तो हम तुरंत जाके हॉस्पिटल में किसी को भी भर्ती करा सकें। तो ये चीज़ें हमको आस-पास की चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन-सा हॉस्पिटल यहाँ से पास है। उसके बाद सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं कि सेफ्टी इंजीनियर्स के हमको कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए होते हैं, सो दैट कि इन केस जब हमारे प्रोजेक्ट में क्या होगा कि जब वर्किंग होगी, तो हम क्या कर सकें, आराम से उसको रूफ एक्सेस ले पाएँ। सेफ्टी इंजीनियर्स हमें हेल्प कर देंगे कि हमको किस तरीके से प्लानिंग करनी है। और हम जब भी हमारे प्रोजेक्ट पे बात करते हैं, तो हमको क्या पता होना चाहिए कि हमारे सेफ्टी के वहाँ पे ऐसे कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं, सेफ्टी का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं वहाँ पे उस साइट पे। तो ये चीज़ें हमें लेके चलनी है। अगर किसी रूफ पे लगा रहे हैं, तो रूफ पे हमारा एक्सेस आराम से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सेफ्टी हमारा उस रूफ पे प्रॉपर्ली है कि नहीं है। तो ये हमें क्या करना होता है, सेफ्टी इंजीनियर्स का एक कॉन्टैक्ट डिटेल ले लेंगे उस साइट का, क्लाइंट का, और वहाँ से हम उनकी हेल्प से हम उसको थोड़ा-सा ईज़िली कर सकते हैं। सेफ्टी के पैरामीटर्स को सबको ध्यान में रखते हुए एक ईज़ी वे में हम काम वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद देखिए लिस्ट है जिसमें मॉड्यूल कंटेनर और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो भी पॉइंट मैंने आपको ऊपर बताए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर हम कलेक्ट करके लाते हैं किसी भी पर्टिकुलर साइट से, तो आई एम 200% श्योर कि आपने जो भी साइट सर्वे करके जो भी डिटेल कलेक्ट किया है, आपको दोबारा साइट सर्वे करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने ये सारे पैरामीटर्स अच्छे से कलेक्ट किए हुए हैं, आपका ये जो प्रोजेक्ट होगा, वो जो भी डिज़ाइन इंजीनियर इसको डिज़ाइन करेगा, वो इन ए गुड मैनर, या हम ये कहें कि इन ए हेल्दी मैनर वो प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करके देगा। और जो भी आप रूफटॉप पे या ग्राउंड माउंटेड पे या टीन शेड पे आप जो भी इंस्टॉलेशन करोगे, तो प्रैक्टिकली आपको उतना इंस्टॉलेशन आप अपनी साइट पे भी कर सकते हो। जो भी जनरेशन आपका पीवीसी से निकल के आएगा, वो बिल्कुल सही जनरेशन होगा, क्योंकि आपने साइट सर्वे के टाइम पे किसी भी पैरामीटर को नेग्लेक्ट नहीं किया है। आपने हर एक पैरामीटर को अच्छे से कलेक्ट किया हुआ है, और डिज़ाइन के टाइम पे वो सारे पैरामीटर्स को जब हम कंसीडर करते हैं, तो हमारा क्या होता है कि हम एक अच्छा सोलर पावर प्लांट, या हम कह सकते हैं हम एक टेक्निकल तरीके से डिज़ाइन किया हुआ सोलर सिस्टम डिज़ाइन कर पाते हैं। सो होप आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल्सो इफ दिस इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, सो प्लीज शेयर विद योर कलीग्स ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।